पैसा बनाना मुश्किल काम है, लेकिन पैसे से पैसा बनाना और भी मुश्किल। और इस मुश्किल काम में आपकी मदद करने के लिए फंड का फंडा लेकर हाजिर हूं मैं, मेहराज दुबे। और हमारे साथ हैं वैल्यू रिसर्च के फाउंडर और सीईओ धीरेन्द्र कुमार, जो अपने फायदे के लिए आपको कभी गलत सलाह नहीं देते। स्वागत है आपका धीरेन्द्र। धन्यवाद आपका। और आज हम बात करने वाले हैं आपके फंड की और आपके महंगे फ़ोन की। जी हाँ, फंड और फ़ोन दोनों की बात होगी आज के फंड का फंडा में। आपको झलकियाँ दिखा देता हूँ कि आज क्या क्या बात हम करने वाले हैं। क्या आप भी रखते हैं नए हाई एंड फ़ोन को अपना बनाने की चाहत? तो मुफ्त ब्याज वाली ईएमआई से पहले देखिए उससे जुड़ा खतरा। आपको बताएंगे फ़ोन वाले फंड का फंडा। एलआईसी के आईपीओ में पैसा लगाया लेकिन मुनाफा हाथ ना आया। क्यों गिर गई शेयर की प्राइस और क्यों बदलने लगा है नई जनरेशन के इन्वेस्टर का मूड? बात करेंगे धीरेन्द्र से। और क्रिप्टो करेंसी खरीदते वक्त आप क्या छिपा सकते हैं आपकी पहचान, या फिर एक बार में ही सदा के लिए दर्ज हो जाती है आपकी डिटेल्स? करेंगे खुलासा। फंड का फंडा में आज हमें बात करनी है फोन और फंड की, यानी फोन खरीदूं या फंड में लगाऊं। और इसके अलावा मैं एसआईपी दूं फोन की धीरेन्द्र, या मैं ईएमआई दूं फोन की, या मैं एसआईपी में लगाऊं। ऐसे सवाल बहुत सारे मुझे आज परेशान कर रहे हैं। फ़ोन के लिए दुकान दुकान भटकते हमने कई लोगों को देखा है, फ़ोन के लिए बचत करते देखा है, या ईएमआई में खर्च करते हमने लोगों को देखा है। लेकिन अगर वही पैसा आप किसी अच्छे फंड में या निवेश में लगा दें तो कैसा रहेगा? यही आज के फंड का फंडा में हमें सबसे बड़ी बात करनी है। तो धीरेन्द्र, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि आपके पास अगर किसी के पास 1 लाख रुपए हों तो उससे वो अच्छा फ़ोन खरीदे या वो अच्छा म्यूचुअल फंड खरीदे? तो ये सवाल ये है मेरा टेक्निकली कि ये ईएमआई वाले जो गैजेट्स होते हैं, क्या फाइनेंशियल प्लानिंग गड़बड़ कर देते हैं? ये फाइनेंशियल प्लानिंग गड़बड़ नहीं कर देते, ये आपकी आदत ख़राब कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि जब आप निवेश जब आप कहीं जाते हैं और बड़ा इम्पल्सिवली आप कोई चीज़ आप पसंद आना काफ़ी नेचुरल है, आप गए और एक नया चीज़, उसके नए फीचर्स और उसका बड़ा बड़ा प्रचार आ रहा है। कई बार अखबारों का पहला पन्ना वही होता है कि ये नया चीज़ आ गया है, और अगर आप नहीं खरीदेंगे तो आपको बहुत बड़ा फीचर का की सुविधा नहीं मिलेगी जी। और तो ये बड़ा लुभावना ऑफ़र होता है। ईएमआई उधार लेना बड़ा आसान हो गया। आप जब आप जाते हैं तो आपको कोई ये नहीं बोलता है कि ये 70,000 रुपये का चीज़ है, आपको बोला जाता है कि 2800 रुपये महीने का है। आपको वो आसान लगने लगता है। और आप ये उसको नहीं देखते हैं कि ये आप अपने भविष्य की आमदनी को आप अभी खर्च कर रहे हैं, और शायद उसकी आपको ज़रूरत नहीं हो। अगर आपको वो कोई 70,000 रुपये बताए तो आप शायद नहीं खरीदेंगे। तो आपने बहुत बढ़िया बात कही कि बात सिर्फ फ़ोन और फंड की नहीं, बात भविष्य की है। और आज यही बातें आपको हम कुछ करने वाले हैं। तो इस तरह के सवाल को लेकर हमारे रिपोर्टर जब बाजार में पहुँचे, ये पहले देखते हैं और फिर बात करेंगे फ़ोन या फंड की। आज मैं आया हूँ मुंबई की एक शॉप में। आशुतोष, मुझे एक ऐसा मोबाइल दिखाइए जिसकी कीमत जो है करीब 60,000 से ऊपर हो। आपको ये मोबाइल मिल जाएगा, इसकी कीमत है 73,000 रुपीज़। अगर मैं इस मोबाइल को ईएमआई पे लेता हूँ 8/0 के स्कीम पे आप अगर लेते हैं ये फ़ोन को, तो आपको ये अंदाज़ा 8,111 रुपये के हिसाब से आपको 9 ईएमआई में डिवाइड हो जाएगा। ये इंटरेस्ट फ्री होता है, इसमें आपको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। नो कॉस्ट ईएमआई इसको बोला जाता है। और इससे जो कम दाम वाला कोई मोबाइल है जो मैं देख सकता हूँ? इसका कीमत है 39,990 का। 5,700 का डाउन पेमेंट होता है। 5,700 का आपको 6 महीने को किस्तें भरने पड़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं फ़ोन या फंड। हम फ़ोन के खिलाफ नहीं, लेकिन फंड यानी हम निवेश की बात ज़रूर कर रहे हैं। धीरेन्द्र, आपसे चाहूँगा मैं कि फ्लोर पे आएँ और कुछ आंकड़े मैं आपको दिखाऊं। दरअसल फ़ोन के कई विकल्प होते हैं और हमने कोई 2 फ़ोन को लेकर आपके लिए कुछ विकल्प ढूंढने की कोशिश की है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं निवेश की। समझ लीजिए कि एक फ़ोन है 60,000 रुपये का। ऐसे बहुत सारे फ़ोन हैं और बहुत सारे लोग ये 60,000 रुपये वाले रेंज के फ़ोन खरीद रहे हैं। और उसकी किस्त समझ लीजिए 1 साल के लिए अगर देखें तो 5,000 रुपये आ रही है। इस्तेमाल का टाइम है 3 साल। तो समझ लीजिए कि आपको जो आपकी महीने की लागत होगी वो 1,600 रुपये लगने वाली है। तो कभी 3 साल और 5 साल के अलग अलग कैलकुलेशन है। एक और मैं आपको सस्ता विकल्प बता देता हूँ थोड़ा। अगर 40,000 रुपये का फ़ोन है
तो अगर 1 साल की किस्तें देखें तो करीब करीब 3300 रुपये होने वाली है। और 2 साल से लेकर आप कितने भी साल उस पर अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं 2 साल के लिए, तो वो उसकी जो इफ़ेक्टिव प्राइस है 1 महीने की, जो खर्च आने वाला है आपका 1600 रुपये आने वाला है। तो अब हम कुछ आप समझ रहे होंगे कि हम बात करने वाले हैं कि यही 1600 रुपये अगर आप महीने कहीं और लगाएं तो क्या कुछ हो सकता है। लेकिन मैं धीरेन्द्र आपसे समझना चाहता हूँ कि साल की 5-10% अगर हम एक फ़ोन में लगा दें अपनी सैलरी का, या 1 महीने के बराबर सैलरी फ़ोन में चली जाए, तो क्या सही है या गड़बड़ है? ये जो अब आपको देखना चाहिए कि आपके बचत का, निवेश का और खर्च करने का और उधार लेने का आपका प्रिंसिपल क्या है, आपका सिद्धांत क्या है, और ये निर्धारित करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आप एक बार निर्धारित कर लें तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ज़रूर उधार लीजिए, फ़ोन के लिए भी लीजिए। अगर आपके पास फ़ोन नहीं है, फ़ोन मुझे लगता है एक ज़रूरी चीज़ है, और इसके लिए अगर आपको लोन लेना पड़े तो ज़रूर लीजिए, लेकिन ऐसा लोन लीजिए जो कि जिसकी वजह से आपका सारा बजट नहीं गड़बड़ाए। लेकिन तो, अगर आप ये शौक के लिए ले रहे हैं जी, तो शौक को थोड़ा पोस्टपोन कीजिए और पूंजी इकट्ठा होने दीजिए। दरअसल धीरेन्द्र, आप जो बात कह रहे हैं बड़ी गहरी चुभ रही है कि कितना खर्च करना है फ़ोन पे और निवेश भी करना है, ये तो बड़ी टेंशन की बात हो गई है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, कुछ और समझाने की कोशिश करता हूँ हमारे दर्शकों को। दरअसल हम बात कर रहे हैं कि EMI नहीं, SIP का इंतजाम करिए। हर महीने थोड़ा थोड़ा आप निवेश करेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ धीरेन्द्र? अगर हर महीने मैं निवेश करना सीखूँ तो वो ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए, बजाय इसके कि मैं EMI का बोझ बढ़ाते जाऊँ। बिल्कुल, आपको 1 लाख रुपए का फ़ोन खरीदना चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले आप पूंजी इकट्ठा कर लीजिए। अच्छा, आप 3000 रुपये महीना इकट्ठा कीजिए, 4000 रुपये लगाइए, एक लिक्विड फंड में लगाइए और 2 साल बाद खरीदिए। इसके 2 फायदे हैं, एक तो कि आपको उधार नहीं लेना पड़ेगा, और दूसरा कि आपका आदत नहीं खराब होगा, और तीसरा कि आपको बचत करने की आदत पड़ जाएगी। आपको पता चलेगा कि पूंजी इकट्ठा कैसे होता है। तो यानी फ़ोन खरीदने के लिए आप कोई फ़ंड चुनते हैं, मान लीजिए कोई लिक्विड फ़ंड जिसमें पहले से ब्याज तय है और कभी भी पैसा आप निकाल सकते हैं खास वक्त के बाद, तो 2500 रुपये महीना अगर आप लिक्विड फ़ंड में लगाते हैं 2 साल के लिए, तो वो कितना हो जाएगा? अगर कोई 5-6% का ब्याज या 7% तक का ब्याज आपको मिल रहा है, तो ये पैसे बन के हो जाएंगे 60,000 रुपये, जिसमें आपका वो फ़ोन आ सकता है जिसके लिए मैं आपको बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। और ये जो 6-7% के ब्याज पर अगर आप 60,000 रुपये इकट्ठा कर लेते हैं तो फ़ोन खरीदा जाए। क्या धीरेन्द्र इस तरह की स्ट्रेटेजी सही है? ये तो 2,500 रुपये आप महीना जब बचाते हैं तो आपकी अपनी पूंजी इकट्ठा हो जाती है 60,000 रुपये। और ये 60,000 रुपये जो इकट्ठा हुआ, इसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो कि आपको उधार नहीं लेना पड़ रहा है, एक डिप्रिशिएटिंग एसेट आप खरीदते उधार ले करके, और उसके अलावा आपको जो ये निवेश की आदत पड़ रही है, जब आप देखेंगे कि आपके पास 60,000 रुपये की पूंजी नहीं थी और आपके बेसिक डिसिप्लिन निवेश का ये नतीजा है कि ये 60-65-70,000 रुपया हो गया है। तो दरअसल हम कुछ बातें सीख रहे हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं आपके साथ। एक तो ये कि अगर मुझे किसी फ़ोन में या किसी बड़े महंगे गैजेट में पैसा लगाना है, तो आप कह रहे हैं कि पहले मैं लिक्विड फंड में डाल के उसको पैसा जोड़ूँ। तो ये बात क्या है? ये आप क्या एसेट की बात कर रहे हैं कि डेप्रिसिएटिंग एसेट, एप्रिशिएटिंग एसेट, ये कुछ टेक्निकल बात है क्या? नहीं, ये आपको एक बेसिक प्रिंसिपल निर्धारित करना चाहिए कि जो कमाई हो रही है उसमें आप अपना बजट बनाएं और सावधानी से खर्च करें जी। उधार तभी लें जब कोई एसेट है, कोई आप अप्रिशिएटिंग एसेट आप खरीद रहे हैं, जैसे आप मकान खरीद रहे हैं, और इमरजेंसी में ज़रूर उधार लीजिए। अगर आपके घर में आपको किसी खास ज़रूरी चीज़ के लिए पैसा चाहिए, आप अस्पताल में हैं, तब तो आपको लेना पड़ेगा और उसका ब्याज भी देना पड़ेगा जहाँ तक संभव हो। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी पूंजी वाले को कोई बढ़ते हुए एसेट के लिए आप पैसा नहीं लगा रहे हैं, कंजम्पशन के लिए आपको उधार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से आप एक ऐसे डेट ट्रैप में पड़ेंगे जिससे आप कभी निकल नहीं पाएंगे आसानी से। तो आप कह रहे हैं कि जिन चीज़ों का दाम खरीदने के बाद बढ़ने वाला है उसके लिए मैं लोन ले सकता हूँ, वरना मुझे पहले पैसे जमा करने चाहिए फंड में। ये क्या आप रिवर्स EMI की बात तो नहीं कर रहे हैं? जी हाँ, मैं ये बिल्कुल रिवर्स EMI की बात कर रहा हूँ। और अगर इसकी लोगों को आदत पड़ जाए, क्योंकि आदत बिगाड़ने के लिए बहुत साधन उपलब्ध हो गए हैं। जब आप कहीं जाते हैं कुछ खरीदने के लिए और आपको कोई बताता नहीं है कि ये मारुति 800 या ऑल्टो आज के दिन 3.5 लाख रुपए का या 4 लाख रुपए का, मुझे दाम एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन लोग आपको नहीं बताते हैं कि ये 4 लाख रुपए का। लोग आपको बताते हैं कि ये 4800 रुपए का EMI है, ये 12,000 रुपये की EMI है, और उससे वो सब चीज़ अचीवेबल लगने लग जाता है। गाड़ी भी आपको ज़रूर खरीदना चाहिए, लेकिन इतना ही उधार लें जो कि मैनेजेबल हो आपके लिए, वो एक यूज़फुल
गैजेट हो, यूज़फुल टूल हो जो कि आपके काम में सुविधा हो, लेकिन शौक के लिए उधार लेकर के ब्याज देना ये समझदारी नहीं है। एक तो आपने हमें सिखाया कि अगर महंगा फ़ोन लेना है या महंगी कोई भी चीज़ लेनी है तो उसके लिए बचत क्या करने के बाद उस पूंजी इकट्ठा खर्च किया जाए, पूंजी इकट्ठा किया जाए। लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि अगर कोई डिसाइड करता है कि उसे महंगी चीज़ नहीं खरीदना है तो क्या वो बचे हुए पैसे को उसको म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए। मान लीजिए कि मैं पिछले साल 60,000 रुपए का फ़ोन नहीं खरीदता, मैं या कोई भी ग्राहक, और उसको अगर निवेश में लगा देता तो शायद काफ़ी मुनाफे में होता। जी हाँ, आपके निवेश को समय चाहिए होता है। अगर आप देखें कि अगर आप 7,500 रुपये लगाएं और आपको 12.5% अगर आपको रिटर्न मिले, तो 7,500 रुपये महीने का जो बचत है किसी भी रीज़नेबल एक बड़े एवरेज से फंड में लगाने से वो 25 साल में 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। और अगर फिर से बताइएगा धीरेन्द्र, बहुत बढ़िया बात कही आपने, कितना पैसा एवरेज भी लगाते तो 1 करोड़ हो जाता? जी हाँ, अगर आप 7,500 रुपये महीना लगाते हैं और 12% आपको रिटर्न मिलता है, जो कि अधिकतर इक्विटी फंड में लोगों को मिला है। हाँ। लेकिन वो डिसिप्लिन की वजह से मिला है। ये इस वजह से मिला है क्योंकि आप हर महीने लगाते गए, चाहे बाजार, ये 25 साल में। और अगर ये 25 साल के बजाय अगर आप 20 साल में 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करना चाहते हैं तो ये रकम बढ़ जाती है करीब 13,000 रुपये। तो आप ये सोचिए कि 7,500 रुपये से जो आप 25 साल में इकट्ठा कर लेते हैं, वही रकम इकट्ठा करने के लिए आपको 13,000 रुपये करीब तो ना जाने मेरे कितने फ़ोन और कार की EMI मेरे करोड़पति बनने की राह में रोड़ा लगा कर बैठी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र। हम आपसे इस बारे में एक दिन पूरे फंड का फंडा पे स्पेशल स्टोरी भी बात करेंगे, लेकिन आज जो आपने बताया वो बहुत खास बात बताई है। और अब बात करते हैं LIC के IPO की, जहां जब वो शेयर LIC का बाजार में जिस दिन लिस्ट हुआ उसमें गिरावट देखी गई। LIC देश की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन शेयर बाजार में इसके साथ लिस्टिंग के पहले ही दिन जो कुछ हुआ उसने तत्काल के लिए निवेशकों का भरोसा जरूर तोड़ दिया। LIC विनिवेश का लेखा जोखा, LIC का प्रस्ताव 20,557 करोड़, LIC की तरफ से छूट मिली 8.6%, शेयर खरीदारी का अनुपात 2.95 गुना, निवेश की अनुपातिक राशि 60,644 करोड़ रही। LIC का इशू प्राइस खुदरा 904 रुपए, बीमा धारकों के लिए 889 रुपए, अन्य के लिए 949 रुपए और लिस्टिंग प्राइस 867 रुपए रहा। LIC जैसी बड़ी कंपनी में निवेशकों का भरोसा घटा या फिर भाव गिरने की वजहें कुछ और रहीं, इसको लेकर चर्चा जरूर जारी है। लेकिन निवेशकों को भरोसा खोने की जरूरत नहीं, क्योंकि LIC के बारे में ये कहना बिल्कुल सटीक है कि इट इज टू बिग टू फॉल। वैसे भी LIC का बहुत ही छोटा हिस्सा बाजार में आया है, अभी कंपनी में बहुत कुछ बाकी है। वैसे इस साल शेयर बाजार में आई बड़ी कंपनियों में लिस्टिंग के साथ ही गिरावट दिखाने वाली बड़ी कंपनियों में LIC अकेली नहीं है। इससे पहले बड़े बैंड बाजे के साथ लिस्ट हुई पेटीएम के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब तक कंपनी में निवेश करने वालों का पैसा 2/3 से ज्यादा डूब चुका है। आखिर इस सब की वजह क्या है? तो सब लोग खुश नहीं है LIC के शेयर में निवेश करके भी। तो पहले तो बहुत होड़ लगी थी धीरेन्द्र, और अब ये कि हाय कहाँ निवेश कर दिया। क्या आपका कोई आउटलुक है इस स्टॉक पे, या IPO पे आप कुछ कहना चाहेंगे कि आगे आने वाले बड़े नामी गिरामी IPO पे हमें कैसे ध्यान रखना है? LIC के IPO में लगाने वाले निवेशकों को जरूर निराशा हुई होगी, लेकिन ये बहुत भारी निराशा की बात नहीं है। इसको तुलनात्मक तौर पे देखिए कि बाकी IPO में लगाया हुआ जो कि बहुत सारे निवेशक लकी थे, उन्हें अलॉटमेंट हुआ और उनका पैसा घट करके 100 रुपये घट करके 30 रुपये रह गया, 50 रुपये रह गया, लिस्टिंग से पैसा आपका आधा हो गया है। उसकी तुलना में LIC में कोई ऐसी बदहाली नहीं हुई है। LIC एक बड़ी मजबूत कंपनी है। दाम कहाँ पे सेटल करेगा इसमें समय लगेगा, लेकिन अगर आप 940 रुपये में आप IPO में अप्लाई कर रहे थे और 840 रुपये में आपके लिए खरीदने का मौका है, तो लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अट्रैक्टिव दाम है। धीरे धीरे खरीदिए अगर आपको LIC पसंद है तो, या अगर आप कंपनी का जब शेयर खरीदते हैं तो आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, कंपनी में लंबे नज़रिए से खरीदना चाहिए। एक म्यूचुअल फंड में SIP कीजिए, LIC भी मत कीजिए, LIC के शेयर को भी मत खरीदिए। हम बात कर रहे हैं फंड का फंडा में पैसे से पैसा बनाने की, और अब बारी है क्रिप्टो का फंडा जानने की। अब दरअसल क्रिप्टो में निवेश के दौरान प्राइवेसी को लेकर बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारे सवाल हैं। कुछ उसी से जुड़ी बातें जानते हैं आज के क्रिप्टो के फंडे में।
क्रिप्टो करेंसी में निवेश क्या गुप्त रहता है? क्या क्रिप्टो निवेश में पारदर्शिता नहीं रहती? ये कुछ सवाल हैं जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर अक्सर लोग किया करते हैं। पिछले 1 साल में क्रिप्टो करेंसी निवेश का एक पॉपुलर विकल्प बन गया है। पॉपुलर क्रिप्टो कॉइन, बिटकॉइन, एथर, टेदर, इन जैसे क्रिप्टो कॉइन्स में आज के दिन में काफी तेजी दिखाई दे रही है। बहुत लोगों को अब भी लगता है कि बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन अनोनिमस रहते हैं, यानी कि इसके ट्रांजैक्शन की जानकारी गुप्त रहती है। लेकिन ये बात कितनी सच है? बिटकॉइन अपनी वेबसाइट पर कहता है, बिटकॉइन के सभी ट्रांजैक्शंस की जानकारी सार्वजनिक तौर पर स्टोर होती है और परमानेंटली इसके नेटवर्क पर रहती है। इस पब्लिक नेटवर्क पर कोई भी किसी भी ट्रांजैक्शन के बैलेंस और बिटकॉइन एड्रेस जैसी जानकारी को एक्सेस कर सकता है। कंपनी बताती है कि इस एड्रेस के पीछे निवेशक की पहचान सुरक्षित रहती है, उसे सार्वजनिक नहीं किया जाता है। ये जानकारी बस किसी परचेज यानी खरीदारी के वक्त ही बाहर आती है। निवेश में सावधानी की सलाह। बिटकॉइन की वेबसाइट पर कहा गया है कि आप किसी बिटकॉइन एड्रेस को बस एक बार इस्तेमाल करें, क्योंकि अपनी प्राइवेसी की जिम्मेदारी के लिए आपको एहतियाती कदम उठाने होंगे। कोई भी शख्स बड़ी मात्रा में बिटकॉइन बिना केवाईसी, आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के नहीं खरीद सकता। बिटकॉइन के एनोनिमस होने की शंका इस धारणा से निकलती है कि क्रिप्टो करेंसी में डील करना गैर कानूनी है और इसीलिए ये ट्रेडर की पहचान छिपा कर रखता है। लेकिन बिटकॉइन का दावा ये है कि बिटकॉइन निवेश में हमारे मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम से ज्यादा पारदर्शिता रहती है। क्रिप्टो इकोसिस्टम में हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है और हर कोई इसे एक्सेस कर सकता है। इस पब्लिक लेजर में ट्रांजैक्शन का अमाउंट, टाइम और यहाँ तक कि सेंडर और रिसीवर के क्रिप्टो वॉलेट्स की जानकारी भी रहती है। सीधी बात यह है कि आप तब तक अनोनिमस यानी गुप्त रहते हैं जब तक कि आपने किसी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग नहीं की है या फिर कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है। जैसे ही आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, इसकी जानकारी लेजर पर दर्ज हो जाती है। ऐसे में आप इस निवेश में अनोनिमस यानी गुमनाम नहीं रह सकते। फंड का फंडा पे आपके सवालों का हमें इंतजार है। सोशल हैंडल्स पर जाकर यानी एबीपी न्यूज़ के सोशल हैंडल्स पर जाकर लिखें #फंड का फंडा और अपने सवाल ज़रूर पूछें। दरअसल मैं और धीरेन्द्र आपके साथ होंगे हर रविवार करीब 1:15 के आसपास हमारे सोशल हैंडल्स पर लाइव, फेसबुक पर और यूट्यूब पर। वहाँ हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1:30 बजे हर रविवार को फंड का फंडा एबीपी न्यूज़ पर होता है, स्टूडियो में होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। धन्यवाद। और आगे भी फंड का फंडा में पैसे से पैसा बनाने की बातें करते रहेंगे। आज इतना ही। कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।